चलो अब साथ चलते हैं बाय शम्सा इकबाल, पार्ट 12। सीन शुरू होता है मिस्टर साद से। मिस्टर साद गए होते हैं अपनी ड्यूटी पर और वहां पे अब ये क्या कर रहे हैं, आइए जानते हैं। एक साया सा था जो मामूली से अंधेरे में इधर उधर देखते हुए और धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। वो दीवार के पास पहुंचा और उसने कोट का कॉलर खड़ा करके चेहरे को मुकम्मल तौर पर छुपाया। उसके बाद उसने जेब से वॉलेट निकाला और खोला और फिर उसमें पड़ी हुई तस्वीर को देखकर वो उदासी से मुस्कुराया और उसने कहा, I miss you my crime partner and I miss you Arsalan। उसने वॉलेट बंद किया और पास पड़े पत्थर पर पांव रखा और फिर उछलकर दीवार पर चढ़ा। एहतियात से पांव दीवार पर लगी खारदार तार से 1 इंच के फासले पर रखे और फिर अगले ही लम्हे वो बाहर कूदा था। उसकी सामने नजर पड़ी तो एक लड़की खड़ी हैरत से उसे ही देख रही थी। अब उस शख्स ने हाथ झाड़ते हुए मुस्कुराकर उसे देखा और फिर आगे चल दिया। और तभी उस लड़की ने बड़े मुतासिर कुन अंदाज में उससे पूछा कि वाओ यू आर जस्ट ऑसम, योर गुड नेम प्लीज। और उसने मुस्कुराकर जवाब दिया कि लेफ्टिनेंट साद। और उसके बाद वो आगे को बढ़ी और वो मेस के सामने से भी गुजर ही रही थी जब एक गाड़ी आकर गेट से पहले बने चेक पॉइंट पर रुकी और उस इलाके में ऐसे बहुत से चेक पॉइंट्स थे। उसने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा जहां से वो ऑफिसर गया था और फिर वो गाड़ी की तरफ बढ़ गई और उसने कहा कि एक्सक्यूज मी ऑफिसर। गाड़ी में बैठे यूनिफॉर्म में मलबूस शख्स को उसने मुखातिब किया था और उसने कहा कि जी फरमाइए। वो जो गाड़ी आगे बढ़ाकर ले जाने ही को था उसकी आवाज पर रुका। तभी उस लड़की ने उससे कहा कि आपके तो मेस के रूल्स काफी सख्त होंगे ना यहाँ पे। उसने मुस्कुराकर पूछा तो वो कहने लगा कि आपने ये पूछने के लिए मुझे रोका है। उसने सवालिया नजरों से उसकी जानिब देखा तो वो कहने लगी कि अरे नहीं, मैं तो पूछना चाह रही थी कि जब एक ऑफिसर मेस के रूल्स तोड़ता है तो उसे क्या सजा मिलती है। उसने एक और सवाल किया तो जवाब में उसने कहा यह तो इस बात पर डिपेंड करता है ना कि उसने कौन सा रूल तोड़ा है। उस ऑफिसर ने भी बड़े तहम्मुल से उस लड़की को जवाब दिया और फिर उस लड़की ने सर हिलाते हुए कुछ सोचा और बोली कि ये बताएं कि मेस की दीवार कूद कर रात को बाहर जाने वाले को क्या सजा मिलती है। वो जो गाड़ी आगे बढ़ाने को ही था रुका और उसकी जानिब पलटा। क्या आपने देखा है किसी को ऐसा करते हुए? वो आंखें सुकेड़े उसे देखते हुए पूछ रहा था और वो कहने लगी जी हाँ, आपके एक ऑफिसर अभी अभी ये कारनामा सरंजाम देकर गए हैं बाहर। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया तो अब ऑफिसर के माथे पर बल पड़े और उसने पूछा कौन था वो, मैं अभी चेक करता हूं उसे। वो गाड़ी आगे बढ़ाने ही को था जब उस लड़की की आवाज आई और उसने कहा कि लेफ्टिनेंट साद। और वो ठिठक कर पीछे मुड़ा था और माथे के बल अब कुछ और बड़े थे। उसने आगे होकर वर्दी पर लगा उसका नाम पढ़ा और बोली आई होप मिस्टर हादी आप इस रूल्स ब्रेकर के खिलाफ एक्शन तो जरूर लेंगे। और ये कहकर वो आगे बढ़ गई जबकि हादी गुस्से से तिलमिलाकर रह गया। इसके बाद साद रात के 10 बजे वापस आया था और एहतियात से दीवार पर चढ़ा। उसने इधर उधर देखा और अंधेरे में कोई नहीं था वहां और फिर वो अंदर को कूदा। आगे कदम अभी वो बढ़ाने को था जब लाइट ऑन होकर उसके चेहरे पर पड़ी थी और फिर उसके कदम रुके और सामने खड़े शख्स को देखकर तो उसका सांस तक रुक गया था और हादी कड़वे तेवर लिए अब उसे ही देख रहा था। और फौरन से साद ने कहा कि भाई मैं तो वो प्रैक्टिस कर रहा था। उसने कुछ बहाना करना चाहा और हादी ने संजीदा होकर पूछा कि कैसी प्रैक्टिस, रात को छुप कर मेस से बाहर कैसे जाते हैं उसकी प्रैक्टिस।
ہادی کی سنجیدہ آواز نے اسے باور کروا دیا تھا کہ آج وہ بچ نہیں سکتا، اور پھر وہ منمنایا، سوری بھائی، اور ہادی اس پر برس پڑا، میس سے باہر کے لوگ جب آ کر تمہاری کمپلین کریں گے تو سوچو کیسا لگے گا یہاں سب کو، کب سدھرو گے آخر تم؟ اور ساتھ کے ذہن میں جھماکا ہوا فوراً وہ لڑکی یاد آئی جسے اس نے بڑے فخر کے ساتھ اپنا نام بتایا تھا، اور وہ اب اپنی غلطی پر خود کو کوس رہا تھا کہ کیا ضرورت تھی مجھے اسے اپنا نام بتانے کی۔ ساتھ اگلے 1 ہفتے کے لیے اب تمہاری ڈیوٹی 5ویں چیک پوسٹ پر رہے گی، اور اگر تم 1 دن بھی وہاں نہ گئے نا تو ڈیوٹی کا دورانیہ میں ڈبل کر دوں گا۔ اور ہادی کی اس بات پر تو وہ ہونکوں کی طرح منہ کھولے بس اسے دیکھتا ہی رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ وہ چیک پوسٹ ہے جہاں 1 منٹ بھی بیٹھنے کو نہیں ملتا، اور اس پہ 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنا، اس کے بارے میں سوچ کر تو ویسے ہی ساتھ کچھ چکر آگے تھے، لیکن اب اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا، کیونکہ ہادی تو ایسی غلطی پر بخشنے والوں میں سے نہیں تھا، اور یہ بات بہت اچھی طرح سے ساتھ جانتا تھا۔ اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سین کی طرف، اور اگلا سین شروع ہوتا ہے ماہی سے۔ آپ لوگوں کو یاد ہے نا کہ کچھ ٹائم پہلے ماہی کی فرینڈز اس کے پاس آئی تھی اور انہوں نے پوچھا تھا کہ اس کے انگوٹھے پر زخم کیسے لگا تھا، اور پھر جیسے وہ بلش کرنے لگی تھی اس پر اس کی دوستوں نے اسے چھیڑنا شروع کر دیا تھا، اور کسی نے کہا تھا کہ لگتا ہے کہ دل دے بیٹھی ہیں یہ۔ اب بھی ماہین صوفے پر بیٹھی کسی سوچ میں ہی گم تھی، اور وہ غیر محسوس انداز میں اپنا ہاتھ اس زخم پر پھیر رہی تھی جس نے اس کے دل کی دنیا میں ہلچل پیدا کی تھی۔ اور تبھی اس کے ساتھ بیٹھی جو اس کی کولیگ تھی وہ کہنے لگی کہ نہیں یار، ایسے کوئی بھی دل میں کیسے بس سکتا ہے، حور تم بھی نہ پاگل ہی ہو۔ اور ماہی خود بھی اپنی کولیگ کی باتوں کو سوچتے ہوئے اس کی نفی ہی کر رہی تھی۔ نظر پھر اس کی انگلی پر پڑی اور دھڑکن پھر تھمی تھی، اور وہ سوچنے لگی کہ یہ سب صرف اس لیے ہے کہ ایسا پہلی بار ہوا ہے میرے ساتھ، ہاں شاید۔ اور وہ دل کی نفی کر رہی تھی، اور پھر یہ بھی سوچنے لگی کہ اگر ہادی کو پتا لگا نا تو کیا سوچیں گے وہ، اف نہیں۔ ماہی نے ایسے سوچا گویا وہ سامنے بیٹھا اس کی سوچ کو ہی پڑھ رہا ہو۔ اب وہ اٹھ کر آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اپنی سوچوں پر وہ مسکرانے لگی، اور اس کے کانوں میں پھر وہ الفاظ گونجے، مسکراتی رہا کریں، مسکراتے ہوئے بہت اچھی لگتی ہیں۔ یہ الفاظ ہادی نے تب ماہی سے کہے تھے جب سعد نے اس سے کہا تھا کہ بھائی وہ تو مسکراتے ہوئے اچھی لگتی ہیں لیکن آپ پھر بھی وہی کڑوا کریلا ہی لگتے ہیں، اسے تو امپریس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی اور خود کو اور دل میں آنے والے ان خیالات کو وہ چھٹکتی آ کر بیڈ پر لیٹ گئی، اس بات سے بے خبر کہ کوئی ہے جس کے دل پر وہ قابض ہو چکی ہے۔ جناب واپس آتے ہیں سعد کے سین کی طرف، اور سعد نے جو دیوار پھلانگنے والی حرکت کی تھی اس پہ ہادی کی طرف سے اسے ملی تھی پنش کے اب وہ اس چیک پوسٹ پہ رہے گا جہاں 12 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی تھی، اور اب سعد صبح سے وہاں پہ کھڑا ڈیوٹی کر رہا تھا، اور اس کی ٹانگیں اکڑنے کو تھیں اور مارے تھکن کے اس کا برا حال تھا، اور وہ اس لمحے کو کوس رہا تھا جب وہ باہر گیا تھا، اور اس سے بھی زیادہ اس لمحے کو جب اس نے اس لڑکی کو اپنا نام بتایا تھا۔ اس چیک پوسٹ پر ہر آنے جانے والی کی چیکنگ کی جاتی تھی اور گاڑیوں کو روک کر ان کی بھی چیکنگ کی جاتی تھی، اور کچھ لوگ تو ایسے بھی تھے جو پاس بنے ملٹری کوارٹرز میں بھی رہتے تھے اور ان کے پاس اپنے کارڈز تھے، اور جس کے بنا پر وہ بغیر چیکنگ کے وہاں داخل ہو سکتے تھے۔ اب سعد بہت تھک چکا تھا اور سینئر آفیسرز کی گاڑیاں آنے پر سیلیوٹ کر کر کے سعد کے تو بازو درد کرنے لگ گئے تھے۔ اب سعد زیادہ دیر تو خاموش رہنے والوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی شرارت تو اس کے ذہن میں آ ہی جاتی ہے۔ اب بھی وہ بیٹھا غور سے بس ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، تبھی اس نے غور سے اس کا جائزہ لیا۔ اس کا کس کا؟ سامنے سے آنے والے وجود کو دیکھ کر اس نے اپنی آنکھیں سکیڑی اور اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ رہی تھی، اور اس کے خالی ہاتھ دیکھتے ہی سعد نے اگلا منصوبہ بنایا
और जो ही वो उसके करीब पहुंची, साद ने रास्ता बंद कर दिया और उसने कहा कि योर कार्ड प्लीज। साद ने बड़ी संजीदगी से कहा। वो जो आगे बढ़ने को थी एकदम रुकी और कहने लगी कि मैं यहां ही रहती हूं और आप ये बात जानते हैं, इसलिए मुझे कार्ड दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। वो चेहरे पर बेजारी लाते हुए बोली तो वो कहने लगा, मिस आई सेड योर कार्ड प्लीज। साद ने अपना जुमला फिर से ऐसे दोहराया जैसे उसकी कोई बात सुनी ही ना हो उसने। और दोबारा से वो लड़की सख्ती से बोली, कहने लगी, देखिए ऑफिसर, मैं अपना वॉलेट घर भूल आई हूं, वही लेने वापस जा रही हूं, आप प्लीज रास्ता छोड़ दें और मुझे जाने दें। और साद भी डट गया और कहने लगा, सॉरी मिस, मैंने आपको यहां कभी देखा ही नहीं है और ये एक मिलिट्री एरिया है और बगैर कार्ड के तो मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। अब साद भी उसे जज कर रहा था। उस दिन उस लड़की ने साद का राज पाश करके जो गलती की थी ना, आज वो उसकी सजा भुगतने को उसके सामने खड़ी थी। और वो साद ही क्या जो बदला ना ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो तो अपने भाई को नहीं बख्शता, तो इसे कैसे बख्शेगा। और अब उस लड़की ने कहा कि एक रूल्स ब्रेकर ऑफिसर इतना तो कर ही सकता है ना कि मुझे बगैर कार्ड के अंदर जाने दे। और वो तंजिया अंदाज में बोली। और साद भी फौरन से चिढ़ाते हुए मुस्कुरा कर कहने लगा कि इस रूल्स ब्रेकर की कंप्लेन करके उसे सजा दिलाकर रूल्स याद करवाने वाली हस्ती भी तो आप ही है ना, लिहाजा मैं आपको ऐसे अंदर नहीं जाने दे सकता। और वो अब चिढ़कर बोली कि मैं भी कॉल करती हूँ घर, कोई तो आकर कार्ड दे जाएगा ना मुझे। और वो भी ऐसे मुस्कुराता हुआ बोला कि हाँ श्योर। ओ गॉड, मैं तो सेल भी घर ही भूल आई हूं। अब वो बेबसी से बोली थी और साद जताती नजरों से उसे देख रहा था। आप मुझे अपना फोन दे दें ताकि मैं घर कॉल कर सकूं। उसने साद के सामने हाथ फैलाया। अगर सेल मांगने के बजाय आप उस दिन के लिए माफी मांग लेना तो काम आसान हो जाएगा। अब साद मुस्कुरा कर बोला, माफी, और वो भी आपसे, नेवर। वो बदस्तूर हाथ फैलाए खड़ी थी। सॉरी मैम, मैं ऑन ड्यूटी सेल यूज नहीं करता, ये रूल्स के खिलाफ है। और साद ने भी बिल्कुल उसी के अंदाज में जवाब दिया था। तभी पास खड़े सोल्जर ने उसे कहा कि मैम, अगर आपके पास अपना लैंडलाइन नंबर है तो हम उस पर भी कॉल कर सकते हैं। और साद ने उसके पांव पर पांव मारा, गोया ये बावर कराना चाह रहा हो कि तुम मेरी तरफदारी करो, उसकी नहीं। और फिर वो बेचारगी से बोली कि हम तो 4 दिन पहले यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं और मुझे कोई भी नंबर याद नहीं है। देखें, आप ये तो जानते ही हैं ना कि मैं यहाँ पे रहती हूँ, और फिर भी आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं सिर्फ उस दिन का बदला लेने के लिए। अब वो मुकम्मल तौर पर जिच हो चुकी थी और वो बदस्तूर मुस्कुरा रहा था और कहने लगा, मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूं, वो भी ईमानदारी से। और देखें, आपके पास कार्ड भी नहीं है और ना ही अपना आईडी कार्ड है और ना ही कोई सेल फोन है। आप एक ईमानदार ऑफिसर को बेईमानी करने का कहकर एक शख्स को सिक्योरिटी क्लियरेंस के बगैर मिलिट्री एरिया में भेजने का कह रही हैं। आप किसी खुफिया एजेंसी की एजेंट भी तो हो सकती हैं ना। वो शरारत से मुस्कुराते हुए कह रहा था और वो अब की बार रिक्वेस्ट कर रही थी और कहने लगी कि आप प्लीज मुझे जाने दें। देखे, तो मैंने कहा है ना, उसके लिए आपको मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। और वो पैर पटक कर पीछे को मुड़ी और चंद कदम आगे बढ़ी और फिर लौट आई। ओके ऑफिसर, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, अब वो बेबसी से कह रही थी और साद बदस्तूर मुस्कुरा ही रहा था। मैं सॉरी कहने को तैयार हूं, वो सर झुकाए कह रही थी और फिर उसने कहना ही शुरू किया कि आए, और साद बोल उठा, अरे रहने दे, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे किसी भी लड़की से सॉरी कहलवाना कभी भी अच्छा नहीं लगता। और वो अब की बार संजीदगी से कह रहा था और फिर वो जरा आगे को हुआ। बस मैं तो आपको ये बावर कराना चाहता हूं कि अगली बार मुझ जैसे किसी ऑफिसर से ऐसा कोई पंगा मत लीजिएगा, नहीं तो नतीजा इससे भी बुरा होगा। वो मुस्कुराते हुए बोला और रास्ता खोल दिया और वो लड़की पैर पटकते हुए आगे बढ़ गई। उसे उस शख्स पर गुस्सा आ रहा था जिसने आधे घंटे से भी ज्यादा देर
उसे खड़ा किए रखा था और उससे बदला लिया था। लेकिन वो सादी क्या जो बदला ना ले, लेकिन वो औरत का एहतराम करना जानता था और उसे वाकई उससे सॉरी कहलवानी नहीं थी। बस उसे समझाना था कि कभी किसी ऑफिसर और उस जैसे ऑफिसर से कोई भी पंगा ना लिया जाए, नहीं तो रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। इसी के साथ ये सीन हुआ खत्म और वापस आते हैं हादी के घर की तरफ, जहां पे राशिदा बेगम की तबीयत खराब थी और माही उनकी तबीयत मालूम करने के लिए उनके घर पर थी। अब अंदर जाते उसका सामना हादी से हुआ था, क्योंकि हादी खुद भी सिक लीव पर था और उसे भी फ्लू लग गया था, जो कि अब बुखार की वजह भी बन चुका था। हैदर ने माहीन को फोन पर बताया था और अब दरवाजा खोलकर माहीन अंदर दाखिल हुई ही थी कि उसने देखा कि हादी सामने सोफे पर लेटा था। राशिदा बेगम से तो वो पहले ही बाहर मिल आई थी और अंदर आते ही उसने कहा कि आपकी तबीयत कैसी है अब? उसके सामने वाले सोफे पर बैठते हुए पूछ रही थी और उसने कहा कि हाँ बस ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है, बस जरा सा बुखार ही है। हम वर्दी वालों को बुखार से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और वो कुशन सर के नीचे रखते हुए बोला, और वो उसे समझाते हुए कह रही थी, फिर भी आपको ख्याल रखना चाहिए ना, ऐसे तो तबीयत ज्यादा बिगड़ भी सकती है। और वो थोड़ा सा आगे बढ़ी और हादी के माथे पर बल पड़े। दोनों की धड़कन एक पल को थमी थी और हादी के वजूद में बुखार की तपिश कहीं दूर जा सोई थी। एक ठंडक थी जो उसके वजूद में अंदर तक सरायत कर गई थी। उसने उसके माथे पर हाथ रखा तो बोली कि आपको तो वाकई बहुत तेज बुखार है और आंटी भी बीमार है, घर में और कोई मौजूद भी नहीं है, तो आप ये सब कैसे मैनेज करेंगे? लेकिन वो धड़कनों के शोर को नजरअंदाज किए उससे मुखातिब थी। ओहो, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, अभी तो मैं हूं मम्मा के साथ और मेरी लीव खत्म होने तक 7 लीव लेकर आ जाएगा और फिर पापा भी आ जाएंगे। उसकी जानिब देखते हुए बोला। अब माहीन उठी और किचन में आ गई। उसने एक बाउल में ठंडा पानी लिया और पट्टी लेकर उसके सामने मेज पर रखी और फिर उसे कहा कि ये ठंडी पट्टियां रखेंगे ना तो बुखार जल्दी उतर जाएगा। वो उसके सामने बैठते हुए बोली। अब हादी ने पट्टी पानी में भिगोई और माथे पर रखी। वो इतनी गीली थी कि पानी दोनों तरफ से बहकर कनपट्टियों को भिगो रहा था और वो बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट जब्त करके उठी। पट्टी उसके माथे से हटाई, उसे फिर से पानी में भिगोया, उसे निचोड़ा और फिर उसे हादी के माथे पर रख दिया। हादी ने पानी साफ करने को हाथ बढ़ाया तो माहीन के रखे हाथ पे उसका हाथ जा ठहरा और माहीन ने चौंक कर हादी को देखा और हादी की भी नजरें मिली थीं और वक्त की गर्दिश थमी थी। लम्हे जामिद हो गए थे और दुनिया थम सी गई थी और माहीन का चेहरा तप उठा था। हादी के दिल में मोहब्बत ने अपना तख्त सजाया था और फिर उस पर बरां जमा हो गई थी माही। माही अपनी कैफियत पर खुद हैरत ज़दा थी। मोहब्बत शायद अपनी फौज लेकर दिल पर हमला आवर हो ही गई थी और धड़कनें बगावत पे उतर आई थी और इस बगावत की वजह से वो हार रही थी। मोहब्बत उसके दिल को फतह कर रही थी और वो खुद शिकस्त खा रही थी, जज्बों के हाथों और उस शख्स के हाथों। और तभी हादी ने फौरन उसका हाथ छोड़ा था और एक सहर था जो टूट गया था। और फौरन से हादी ने सोचा कि यार क्या कर रहे हो हादी, वो हैदर की बहन है। और फिर उसके सामने सालों की दोस्ती आ खड़ी हुई और माहीन अब उसके माथे पर पट्टियां रख रही थी, उसकी कैफियत से अनजान। उसका दिल अभी अभी मोहब्बत की आंच से आशना हुआ था और वो भी दिल को बहला ही रही थी। जबकि हादी आंखें बंद किए लेटा रहा, वो उसके चेहरे पर नजरें जमाए अब यकटक उसे ही देख रही थी।
اور تبھی ہادی نے اس کا ہاتھ ماتھے سے ہٹایا اور مسکرا کر بولا کہ میں یہ خود کر لوں گا، آپ رہنے دیں۔ اور ماہین نے اس کے ماتھے سے ہاتھ ہٹا لیا تھا اور اب وہ اٹھ کر کچن میں گئی تھی اور کہنے لگی کہ میں تو کھانا بنا دیتی ہوں نا۔ ہادی نے بھی کچھ کہنا ہی چاہا تھا لیکن پھر وہ چپ ہو گیا اور ماہین کچن میں مصروف ہو گئی۔ ماہین ہانڈی پر سے ڈھکن ہٹا رہی تھی جب اس سے نکلتی بھاپ اس کے ہاتھ سے ٹکرائی۔ اب اس چوٹ لگی انگلی کو جب بھاپ نے چھوا تو اس کے لبوں سے ایک سسکی نکلی جس سے اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر روکا۔ ہادی جو باؤل کچن میں رکھنے کو آ رہا تھا فوراً آگے بڑھا اور کہا کہ ماہی دھیان کہاں ہے آپ کا؟ اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ اب اس چوٹ پر لگا سنی پلاسٹ ہٹا رہا تھا اور ماہین کی آنکھوں کے گوشے بھیگ چکے تھے، درد کا احساس اب ہو رہا تھا۔ ہادی نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور پھر نظر زخم پر جمائی۔ کیبنٹ کھول کر کریم نکال کر اس کے زخم پر لگائی اور کہا کہ آئی ایم سوری، اس دن بھی میری وجہ سے آپ کا ہاتھ کٹ گیا اور آج بھی جل گیا۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑتے بڑی نرمی سے کہہ رہا تھا اور پھر ماہین نے آنسو پوچھتے ہوئے بڑی ہی گہری بات کی۔ اس نے کہا تھا کہ جو زخم اور جو چوٹیں میرے نصیب میں لکھی ہیں نا وہ مجھے ملیں گی، چاہے آپ کی وجہ سے ہوں یا پھر کسی اور کی وجہ سے۔ اور ہادی نے ایک نظر اسے دیکھا جو کبھی تو بچپنے کی انتہا کر دیتی اور کبھی اسے بالکل لاجواب کر دیتی ہے۔ اور پھر ہادی نے اسے کہا کافی ٹائم ہو گیا، آپ تھک گئی ہوں گی، سب کچھ چھوڑیں، سب کچھ بن ہی چکا ہے، باقی میں دیکھ لوں گا۔ اور پھر وہ خود بھی اس کے ساتھ کچن سے باہر نکل آیا۔ اب ماہین نے بیگ اور موبائل اٹھایا اور گیٹ کی جانب بڑھی۔ جی مجھے اب چلنا چاہیے، ماما اکیلی ہے نا گھر میں۔ اور وہ بھی اس کے ساتھ باہر آیا اور کہنے لگا رکیے میں چھوڑ کر آتا ہوں آپ کو۔ اور وہ نظریں جھکائے کہنے لگی کہ نہیں میں چلی جاؤں گی، آپ کی طبیعت تو ویسے ہی خراب ہے، آپ جا کر آرام کریں۔ اور پھر ہادی نے مسکرا کر اس سے کہا کہ ماہی ایک دن پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا، اس دن بھی آپ نے یہی کہا تھا نا؟ ایسی بات نہیں ہے، تب تو میں ڈر گئی تھی نا بلی سے۔ اور اس کی بات پر ہادی مسکرا دیا۔ اچھا اس دن اگر آپ ڈر گئی تھی تو کیا شرط ہے اس بات کی کہ آج آگے بلی نہیں ہوگی؟ اور اگر بلی نہ ہوئی تو کوئی کتا بھی تو ہو سکتا ہے نا راستے میں، تو پھر؟ وہ جو گیٹ سے قدم باہر نکال ہی رہی تھی اس کی بات پر بدک کر پیچھے کو ہٹی۔ دیکھیں یہ اب آپ نہ مجھے ڈرا رہے ہیں۔ ارے میں تو آپ کو ممکنات سے آگاہ کر رہا ہوں، یہ دونوں چیزیں آج راستے میں نہیں بھی تو ہو سکتی نا؟ ہاں لیکن ہو بھی سکتی ہیں، وہ فوراً بولا۔ اس کے بعد ہادی اندر گیا اور راشدہ بیگم کو آگاہ کر کے وہ واپس آیا اور باہر کو قدم بڑھائے انہوں نے۔ ماہین بھی اس کے پیچھے چلتی۔ اب اس نے باہر نکلتے کہا کہ تھینک یو سو مچ کہ آپ ماما کے لیے اتنا سب کر رہی ہیں، وہ اکیلی ہوتی ہیں اور آپ کے آنے سے تو تھوڑا آسرا ہو جاتا ہے انہیں بھی۔ وہ دراصل سعد روز مجھے کال کر کے آنٹی کا خیال رکھنے کی تاکید کرتا ہے نا، تو اگر میں روز نہیں آؤں گی تو وہ ناراض ہو جائے گا، اور ویسے بھی آنٹی کے لیے سب کچھ کر کے مجھے خود بھی بہت خوشی ہوتی ہے، وہ فراخ دلی سے کہہ رہی تھی۔ اچھا یعنی کہ اگر سعد ناراض نہ ہوتا تو آپ یہ سب نہ کرتی؟ ہادی نے مسکرا کر اس سے پوچھا۔ نہیں تب بھی میں یہ سب کرتی، آنٹی سے محبت صرف سعد کی وجہ سے تو نہیں ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی۔ اچھا سعد کی وجہ سے نہیں ہے تو پھر کس وجہ سے ہے؟ آئی مین کس کی وجہ سے ہے؟ ہادی نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ سوال اور سچویشن اتنی غیر متوقع تھی کہ وہ گڑبڑا کر رہ گئی۔
देखें आंटी मामा की फ्रेंड हैं और मुझसे इतना प्यार भी करती हैं, तो इसी वजह से ना उसने फौरन खुद को संभाला। और हादी भी शायद ये सवाल करके पछताया था। और सामने जब उनकी नजर पड़ी तो एक बिल्ली गली से गुजर रही थी। और फिर माहिन ने वही काम किया, वो हादी के पीछे छुप गई और हादी के लब मुस्कुरा उठे। वो ये सोच कर ही महसूस हो रहा था कि अगर माहिन यहाँ अकेली होती तो क्या होता। उसे गेट तक छोड़ने के बाद वो बाहर से ही पलटने लगा तो माहिन ने उसे रोका और कहा कि अंदर तो आते ना आप। अरे नहीं, मामा के लिए मैं फिर कभी आऊंगा, वो मुस्कुरा कर कह रहा था। और माहिन ने उसे खुदा हाफिज कहा और वो पलटकर चल पड़ा। दिल में न जाने क्यों एक ख्वाहिश से जागी थी और उसने पीछे मुड़कर देखा था तो वो गेट में खड़ी अभी भी उसे ऐसे ही देख रही थी। और फिर उसने बड़ी अपनाइयत से कहा था कि अपना ख्याल रखिएगा हादी। और हादी आगे चल पड़ा। और एक बार फिर से वो हैदर के बारे में सोचने लगा कि वो हैदर की बहन है यार, मुझे ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए, मगर अल्लाह बेहतर जानता है कि मेरे दिल में कोई भी गलत ख्याल नहीं आया उसके लिए। लेकिन जो जज्बात सर उभार रहे हैं दिल में उसके लिए, उन पर मेरा जोर नहीं है। मैं नहीं जानता ये मोहब्बत है या नहीं, मगर जब भी मुझे जिससे भी मोहब्बत हुई मैं सबसे पहले एक महरम और शरई रिश्ता कायम करूंगा, वरना मोहब्बत तो बेलिबास रहेगी। महरम रिश्ते के बगैर मोहब्बत बेलिबास होती है और बेलिबासी मुझे पसंद नहीं, चाहे वो किसी पाकीज़ा जज्बे ही की क्यों ना हो। हादी ने खुद कलामी की और उसने आसमान की जानिब देखा। आसमान पर दो दिलों की तकदीर का फैसला हुआ था जिससे हर कोई अनजान था। मोहब्बत यूं भी होती है, बिना कोई इशारा दिए, बिना कोई सहारा दिए, बस किसी एक खास लम्हे में दिल के उस नगर को अपना बना लेती है, आंखों में बसे चेहरे को धड़कनों में छुपा लेती है। मोहब्बत यूं भी होती है, पाकीज़गी की चादर ओढ़े, दिल में दाखिल होकर वफा के किबले की जानिब सजदा रेज हो जाती है। दिल में दाखिल होकर वफा के किबले की जानिब सजदा रेज हो जाती है। मोहब्बत यूं भी हो जाती है, मोहब्बत यूं भी हो जाती है। दम अनजान रहता है, जिस्मों को परखने में नाकाम रहता है और फिर वहां दिल फतह हो जाता है। मोहब्बत यूं भी होती है, हाँ, मोहब्बत यूं भी होती है। बाय शम्सा इकबाल। इसी के साथ ये सीन हुआ खत्म और इसी के साथ ये एपिसोड भी। अगले एपिसोड में आप जानेंगे कि हैदर को 3 महीने के लिए किसी मिशन पे जाना पड़ रहा होता है। अब हादी और माही का क्या रिएक्शन होगा, कैसे जाने देगी वो अपने भाई को, ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तो अगर आपको वीडियोस और ये नॉवेल अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।